हेलो स्टूडेंट। हिंदी विषय को लेकर के मैं ये एक पहला लेक्चर डालने जा रहा हूँ और ये यूजीसी नेट टीजीटी पीजीटी यहाँ तक कि कहते हैं कि हिंदी और जब बात किसी भाषा की लिपि की आती है तो फिर वो बटी हुई नहीं है, चूँकि भाषा है और भाषा छोटे या बड़े का भेद नहीं करती है। ठीक है, तो आप जानते हैं हर भाषा के लिए उसकी एक संरचना होती है, बनावट होती है, लिखने की कला होती है, चाहे वो चित्रात्मक हो, भावनात्मक हो, है ना। तो लिपि भारत में प्राचीन काल से 3 लिपि थी। सिंधु घाटी लिपि, सिंधु घाटी लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, जो चित्रात्मक थी। खरोष्ठी लिपि और ब्राह्मी लिपि। ठीक है, खरोष्ठी लिपि को खरोष्ठी लिपि जिसमें आप जानते हैं ब्राह्मी लिपि। डेरिंजर महोदय ने सिंधु घाटी लिपि को ट्रांजिशनल स्क्रिप्ट भाव ध्वनिमूलक लिपि कहा है। कौन थे? डेरिंजर महोदय। इन्होंने क्या कहा कि भाई जो आपकी सिंधु घाटी की लिपि है, जो चित्रात्मक है, इसको इन्होंने अपनी भाषा में ट्रांजिशनल स्क्रिप्ट कहा है ना। यार कितनी ट्रेजेडी है, ट्रांजिशनल स्क्रिप्ट भाव ध्वनिमूलक लिपि कहा है। खरोष्ठी लिपि आप नाम से जानते हैं, गधे से संबंधित जैसे लिपि है, तो ये लोग दाएं से बाएं लिखते हैं। जैसे हम लोग अपना अनुमान लगाओ किधर की तरफ से लिखते हैं, किसी पेज में बायां दायां बनाओगे तो हम लोग बाएं से दाएं लिखते हैं। ठीक है, देवनागरी लिपि हो गई वो। खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं उल्टा लिखी जाती है, इसी वजह से। देवनागरी लिपि का विकास किससे होता है? देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से होता है, और ब्राह्मी लिपि जैसे संस्कृत वगैरह है ना, इसी वजह से देखिएगा। उसके बाद ब्राह्मी लिपि 2 भागों में बढ़ गई, समय परिवर्तन हुआ, एक दक्षिण शैली कहलाती है, एक उत्तरी शैली कहलाती है। तो दक्षिण शैली में जो ब्राह्मी लिपि है, उस लिपि से कौन सी भाषाओं का विकास हुआ, कौन सी लिपि का विकास हुआ? तो तेलुगु, कन्नड़ और तमिल। लेकिन जो उत्तरी लिपि है, ये अपने परिवर्तित कालों में गुप्त लिपि कहलाई, सिद्धिमातृका कुटिल लिपि कहलाई, और उसके बाद ये जब रूप धारण करती है तो एक देवनागरी बनती है 9वीं शताब्दी में, और उसके बाद एक शारदा लिपि आ जाती है 10वीं शताब्दी में। ठीक है, यहाँ तक ध्यान से देखिएगा भाई। दक्षिण शैली तेलुगु, कन्नड़, तमिल, और उत्तरी शैली में गुप्त लिपि, उसके बाद ये सिद्ध मातृका या कुटिल लिपि कहलाती है, और उसके बाद ये अलग अलग हो जाती है देवनागरी और शारदा लिपि, और इसी देवनागरी की हम बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जब यहाँ तक हम लिपि का विकास देख लेते हैं, उसके बाद जो भाषा प्रिय लोग होते हैं, जो व्याकरणाचार्य थे, तो उन्होंने सरकार के सहयोग से ये कहा कि भाई इसमें सुधार करने के लिए हम कुछ सुझाव दे रहे हैं और आप इसको करवाइए। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, एक समिति का निर्माण करते हैं। तो पहली लिपि सुधार समिति 1904 ईस्वी में लिपि को सुधारने के लिए पहला प्रयोग किन्होंने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। अब यहाँ पे देखिएगा दिया हुआ है केसरी पत्र। तो अगर आपसे प्रश्न पूछता है, जीएस का प्रश्न यहीं पे जुड़ गया, केसरी पत्र किससे संबंधित है? तो बाल गंगाधर तिलक से संबंधित है। इन्होंने 190 टाइपों का एक फॉन्ट, जिसे तिलक फॉन्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तिलक फॉन्ट। और इसमें कितने बार अक्षरों का मतलब वो बड़ा सा था, जैसे आप लोग वहाँ पे देखते हो, क्या नाम है, वकालत वगैरह, कचहरी वगैरह में ना, ये ऐसे इस प्रकार का 190 टाइप उसमें होते थे। उसके बाद हिंदी साहित्य सम्मेलन होते थे। तो हिंदी साहित्य का जो 24वां सम्मेलन था इंदौर में, तो वहाँ पे 1935 ईस्वी में, भारत अभी आज़ाद भी नहीं हुआ था, महात्मा गांधी के सभापतित्व में नागरी लिपि सुधार समिति का गठन किया गया। और इसके संयोजक कौन थे? काका कालेलकर थे। कौन थे? कालेलकर थे। अर्थात इंदौर के 24वां अधिवेशन 1935 में हिंदी साहित्य का हुआ था। लिपि के बाद और हम आगे बढ़ते हैं। 31 जुलाई 1997 में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में नागरी लिपि सुधार समिति का गठन किया गया। तो नागरी लिपि सुधार समिति का गठन 1947 में। और देखिए हमारा भारत कब आज़ाद हुआ? 15 अगस्त 1947 में, है ना। और ये उसके पहले 31 जुलाई, ठीक है, नागरी लिपि सुधार समिति का निर्माण किया गया। 14 सितंबर 1949 को जब भारत आज़ाद हो गया, तो भारत के संविधान में जब हमारे संविधान का निर्माण हो गया, है ना, तो उस संविधान कब लागू हुआ? आप जानते हैं कि 1950 में। और भारत कब आज़ाद हुआ? 1948 में। तो हिंदी को राजभाषा की मान्यता मिली। अनुच्छेद 343 से 351 तक 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता मिली। तो जब इस समय 8वीं अनुसूची, हम बात करेंगे कि अनुसूची क्या है, भाग क्या है, अनुच्छेद क्या है, हम बात करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा रैंडम पे हम देखते हैं, क्लास उसकी है। पहली बार कुल 14 भाषाओं को जोड़ा गया।
असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम। देखिएगा इतनी भाषाएं है ना, पहले लिपि और कितनी भाषाएं, सारी संस्कृत भाषाओं से वैसे संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी इस प्रकार से सब बनती हुई चली आती हैं। मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तेलुगु, उर्दू, संस्कृत, तमिल, है ना। तो ये सबसे पहले इतनी भाषाएं 14 भाषाएं कब जुड़ी थी। यहाँ से एक प्रश्न आ जाता है, आप जानते हैं पॉइंट नोटेड यूजीसी नेट के लिए कि यहाँ से एक प्रश्न जरूर उठा लेता है 14 भाषाओं में से कौन पहली बार, और या तो इधर से पूछ लेता है कौन। तो यहाँ पे देखेंगे कि 21वां संशोधन संविधान में 1967 से जब किया गया तो वो सिंधी के अंतर्गत हुआ, ठीक है। 71वां संशोधन 1992 के अंतर्गत पहली बार में पहली भाषा जो केवल एक ही जुड़ी थी वो कौन थी, सिंधी थी, ठीक है। अरे सिंधी लोग आप जानते हैं। कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी ये 3 भाषाएं 71वें संशोधन 1992, और 71वां संशोधन 1992 आप जानते हैं उधर दूसरे उसमें जुड़ेगा। बोडो, नागरी, मैथिली, संथाली 92 संशोधन 2003, और अनुच्छेद 343 से ये जो हिंदी में राजभाषा आयोग की मान्यता मिली 14 सितंबर 1949 को। तो ये देखते हैं 343 अनुच्छेद, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, लेकिन 1965 तक 15 वर्ष तक अंग्रेजी भाषा रहेगी। अनुच्छेद 344, हर 5 वर्ष में राष्ट्रपति एक सभा का गठन करेगा हिंदी के सुधार के लिए, अर्थात हिंदी के सुधार के लिए राष्ट्रपति हर एक 5 वर्ष में जो है गठन करेगा और हिंदी विषय में सुधार करवाएगा। चूँकि संविधान में ये बताया गया था कि भाई अभी हमारी हिंदी इतनी विकसित नहीं है, अभी तो हम इसकी लिपि में ही सुधार कर रहे हैं। भाई पहले लोग किसी प्रकार लिखते थे, जैसे ज्ञान लिखना है कि कोई अड़ा लगा दे, कोई धारा, जो भी अपने सारी चीज़ें हैं। तो एक विकसित व्यवस्था की गई जो हमारे आने वाले समय के व्याकरणाचार्य थे कि नहीं, इस भाव का ये सूचक है और ये सिंबल है, इसी शब्द का इस्तेमाल होना है, ठीक है, जिसे हम वैज्ञानिक या प्रयोजन मूलक हिंदी कहते हैं, जो कार्यालयी हिंदी कहलाती है। हम आप कैसे बोलते हैं, लेकिन जब कभी कार्यालय से कोई पत्र आता है तो आप उसकी भाषा देखते हैं कि वो कैसे है। तो आप समझ गए कार्यालयी हिंदी, अर्थात लिपि का सुधार होता गया। फिर जो है 15 अगस्त 14 सितंबर 1949 अनुच्छेद 346 में क्या है देखते हैं। संघ द्वारा राज्यों के बीच पत्र व्यवहार अंग्रेजी तथा करार से हिंदी भी होगा। अनुच्छेद 349, जब तक संसद उपबंध न करे तो न्यायालयों की भाषा अंग्रेजी होगी, संसद के लिए अंग्रेजी। 349 कहता है कि राजभाषा से संबंधित कोई विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी होगी। 350, प्रत्येक व्यक्ति किसी अधिकारी को राज्य की किसी भी भाषा में पत्र देने का अधिकारी होगा, अर्थात आप यदि किसी अधिकारी को कोई पत्र लिखना चाहते हैं, मैं व्याख्या करने लगता हूं तो वहीं थोड़ा सा डिसमिस हो जाता है, और चूँकि वीडियो लंबा हो जा रहा है और आप अधिकतर सब कुछ संबंधित हैं, बस केवल एक रैंडम जो मैंने कहा कि भाई जो विस्मृत है, चलते चलते हम ज़्यादा तो नहीं कहते, लेकिन कुछ काम कर रहे हैं तो आराम से सोने से पहले थोड़ा सा 10 मिनट देख सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति किसी भी अधिकारी को, अर्थात आप लोग कोई पत्र लिखना चाहते हैं किसी भी भाषा में आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका कानूनन संविधान के में ये लिखित है, आपको वो जवाब जरूर देगा। अनुच्छेद 351, हिंदी के विकास के लिए सरकार के दायित्व का उल्लेख है, और आप जिस पत्र पर लिखेंगे वो आपको उसी भाषा में जो है आपको जवाब उपलब्ध करवाएगा। अनुच्छेद 120, संसद की भाषा का उपबंध हिंदी या अंग्रेजी। अनुच्छेद 210 भाग 6 में है, ये भाग 5 में है। यहाँ तो सिर्फ अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 343 से 351 तक, ठीक है। राजभाषा आयोग, ये सब जो है फिर आगे देखते हैं।